उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखा तो अवाम नास में ये बात छोड़ी कि कैसर बट जो है ना उसने ये बात की। कैसर बट ने गाली निकाली मीर बिलाज को। टीफी बट ग्रुप ने एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको प्लांट कर दिया ना। बातों में कुरान मजीद को बीच पे लाना मैं मुनासिब नहीं समझता। 3 माह के ताल्लुक के ऊपर 25 साल का ताल्लुक कुर्बान क्यों किया, ये बात तो मियाँ बिलाल जमशेद साहब ही बता सकते हैं। ये एकदम मियाँ बिलाल जो ये सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं ये किसी झंडे के तहत तो नहीं कर रहे। टीफी बट ग्रुप ने एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको प्लांट कर दिया ना। मेरे साथ आज खुरम पाशा साहब भी हैं और अली रज़ा शराजी साहब भी हैं, जिनकी क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रिप भी है और आजकल इनके तज्ज़िये जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे भी जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सच साबित भी हो रही हैं। बिलाल जमशेद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ लिया और जिनको इंटरव्यू दिया, मेरे साथ पाशा साहब भी मौजूद हैं, शराई साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे कि सच्चाई क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले खुरम पाशा साहब से कि इन्होंने बिलाल जमशेद का जब इंटरव्यू किया तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने, क्या हकायक आपको बताए और आपको किन बातों पे यकीन आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा खुरम साहब, क्या कहना चाहेंगे बिलाल जमशेद के इंटरव्यू के बारे में? बड़ा वायरल हुआ है वो बंदा और कुरान पे हाथ रखता हुआ जो देखा जा रहा है, ख़ास तौर पे कैसर बट के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो पहली जो सीढ़ी है, पहला स्टेप जो है वो बिलाल जमशेद है, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात की आपने। ये सवाल मेरे ज़हन में भी थे और मैं अब हकीकी बात बताऊं, मैं थोड़ा डाउटफुल भी था कि ये एकदम मियाँ बिलाल जो ये सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं ये किसी झंडे के तहत तो नहीं कर रहे। और मैं भी ये भी देखा जा रहा था, बातें भी हो रही थी कि कहीं टीफी बट ग्रुप ने एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको प्लांट कर दिया ना, एकदम सामने लिया है। पहले इंटरव्यू में नाम लिया जाना, तो ज़ाहिर है जब एक नाम लिया तो हम सब की तवज्जो उन किरदारों की तरफ हो गई कि जिनका इस दुश्मनी के हवाले से ज़िक्र किया गया था। उनमें 3 किरदार नुमायाँ थे और तीनों ही हयात हैं। उनमें एक मियाँ बिलाल थे, एक नईम शाह और एक रिटायर्ड DSP अतीक सिंधु। अच्छा, इससे कबल मैं मियाँ बिलाल का कभी नाम सुना भी नहीं था, ना जानता था, ना कभी वास्ता पड़ा था। और गो के उसके बाद मुझे ये इंटरव्यू जो मैंने उनके साथ किया उसके बाद मुझे पता लगा कि इनका पहले भी जो है शाही चौधरी साहब के साथ भी कोई इंटरव्यू चला, लेकिन वो चूँकि मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, मैंने सुना भी नहीं था कि उसमें क्या बातें हुई थी। बहरहाल उनसे जब गुफ्तगू शुरू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी बातें हुई और ऑन कैमरा भी काफ़ी बातें हुई। जहाँ तक रहा कुरान मजीद का ज़िक्र, देखें पहली बात है कि मैंने ना तो उनसे ये हलफ लिया क्योंकि उन्होंने मुझे ऑफ़र की, लेकिन मुझे इस चीज़ से ना डर लगता है। हम खुद गुनहगार लोग हैं और मामूली बातों में कुरान मजीद को बीच पे लाना मैं मुनासिब नहीं समझता। सो मैंने उन्हें कहा कि आप जो आपके दिल में बात है आप करें, मुझे हलफ की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफ़र उन्होंने मुझे भी की थी। तो आप देखें जो मेरे साथ जो गुफ्तगू हुई है उसमें कुरान मजीद सामने नहीं लाया गया क्योंकि मैंने ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझा। मैंने उन्हें मैं इंटरव्यू से ज़्यादा इस चीज़ को एक बतौर सहाफ़ी उस आंख से उनको जज करता रहा कि यार इस बंदे का एजेंडा क्या है जो एकदम इसने महाज जो है, ये महाज है ना कि उन्हें कैसर बट के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। तो हो सकता है कि कोई कैसर बट के हवाले से कोई रंजिश हो इसमें। यानी मैंने इन तमाम जावियों से इस चीज़ को देखा, ऑन कैमरा भी इस चीज़ को देखा और ऑफ कैमरा, मतलब बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया आपने। जेन्युइन जो मैं बात बता रहा हूँ, शायद अब ये मियाँ बिलाल मेरी ये बातें सुनेंगे तो इस चीज़ को बुरा भी मनाएं कि मेरे साथ तो बड़ा मासूम बन के बैठा हुआ था तो ये क्या जज करता रहा। लेकिन वो मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म जो हमने सीखी है या हम करते हैं तो उस आंख से मैं उनको जज करता रहा। एक चीज़ जो मैंने उसमें देखी कि अगर इनकी कोई रंजिश हो ना तो वो कभी भी इसरार बट के हवाले से पॉजिटिव बातें ना करते। थोड़ा सा ये एक पहलू उसमें से निकला। दूसरा, उनकी किसी भी गुफ्तगू में जो ऑफ रिकॉर्ड भी हुई थी ना, वो दोनों घरानों के हवाले से ना अपना एक मुखलस होने का इज़हार करते रहे। यानी कि उन्होंने ये बात भी की कि मुझे बलाज के कत्ल होने का बहुत दुख है और बलाज की तारीफ़ में उन्होंने बहुत सारे कसीदे पढ़े, इवन के बलाज की अदात के बारे में, क्योंकि वो
یہ جو صلح کی بات چلی بقول ان کے کہ یہ 90 روز یہ تسلسل کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے تاثر مل رہا ہو کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے اور یہ تیفی بٹ گروپ کی طرف سے پلانٹ کیے گئے ہیں اور یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو میری ججمنٹ میں نے فیل کی وہاں پہ. اور اس کے بعد جتنی گفتگو انہوں نے امیر بلاج ٹیپو کی فیملی بڑے عزت کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے آف کیمرہ بھی بلاج بھائی کا لفظ استعمال کیا. اور دیکھیں یہ بڑی آنر ہوتی ہے کسی کے لیے کہ ہم کسی کے منہ پہ تو کسی کو صاحب بھی کہیں گے، بھائی بھی کہیں گے، اور اگر بندہ موجود نہیں نا ہے تو ہم اس کا نام بڑا بدتمیزی سے لیتے ہیں. ایک یہ ہماری ایک سوسائٹی میں کلچر بھی ہے. لیکن میں نے ان کے منہ سے موصف بھائی، بلاج بھائی، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنا. آف کیمرہ دونوں فیملیز کو رسپیکٹ دے رہے تھے وہ. اسی تیفی بٹ کو بھی تیفی بٹ صاحب یعنی کہ بڑے آنریبل طریقے سے دونوں گروپوں کو. اور انتہائی اس بات پہ بلکہ جذباتی بھی ہوئے ایک دو مقامات پہ کہ یہ اس بات پہ وویلا بھی مچایا انہوں نے کہ کاش اس وقت یہ صلح ہو جاتی تو آج یہ دونوں گھرانے تباہی کا شکار نہ ہوتے. اور پھر سب سے بڑا جو شخص میں مجھے ایجنڈا نظر آیا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، جو میں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس معاملے کو میں ڈگ آؤٹ کروں کیا ہے، اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے، صلح. مجھ سمیت سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ واقعی تیفی بٹ جو بات کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے. اور اگر میاں بلال کا نام لیا ہے یا ایک دوسرے کریکٹر ہے نعیم شاہ، گو کہ ابھی وہ منظر عام پر نہیں ہے، کسی میڈیا ٹاک کا حصہ نہیں بنے، لیکن جس طرح سب لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، ان کی بات سے بھی پتہ لگ جائے گا. اسی طرح اب میاں بلال کے زبانی یہ جاننا ضروری تھا. صلح بہت قریب تھی، صلح بہت قریب تھی. اور اس کے صلح کے بعد جس وقت معاملات خراب ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں یہ منظر عام پہ سامنے آ کے انہوں نے بتایا کہ کیسر کریٹ کر رہا ہے یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے یہ میں نے بھی کہی انہیں کہ اگر جب یہ معاملہ ہو گیا تھا تو اگر آپ نے یہ خاموشی اختیار کیے رکھی تو یہ پھر آپ نے ایک مجرمانہ غفلت آپ نے بھی کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز نقصان کی طرف جا رہی ہے، ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. دیکھیں بلاج ٹیپو کا قتل جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آلریڈی ان کی فیملی پہ ایک مصیبتوں کے پہاڑ گر چکے ہوئے تھے ماضی پہ، اور ایک دم بلاج کا چلے جانا وہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا. اور یہ دیکھیں نا اس نقصان کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر 2 لاشیں گری. احسن شاہ بھی اسی مقدمے کے تناظر میں مارا گیا نا، اس کی جان بھی گئی. اور اس کے بعد جاوید بٹ پہ جو حملہ ہوتا ہے اور وہ مارے جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے دونوں گھرانوں کے لیے بھی. وہ تو آلریڈی صدمات جھیل رہے تھے، اب ایک صدمہ تیفی بٹ گروپ کو بھی مل گیا اور بڑا صدمہ مل گیا ان کے لیے بھی. تو یہ دونوں گھرانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر اگلی بات ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں اوور آل اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں، اس وقت بلاج فیملی پہ ایک دم پھر ایک مصیبتوں کا پہاڑ گرا ہوا ہے کہ ایک تو صدمات کی کیفیت سے وہ آلریڈی گزر رہے تھے، دوسرا جاوید بٹ کے قتل ہونے کے بعد امیر فتح کا نامزد ہو جانا، ایک قتل کیا مقدمہ اب سر پہ تلوار تو لٹک رہی ہے نا. امیر موصف اب ظاہر ہے بیرون ملک جا کے بیٹھ گیا ہے تو فیملی بکھری ہوئی ہے، ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے. تو یہ کوئی اچھی علامات تو نہیں ہے کسی بھی فیملی کے لیے. سیم سچویشن تیفی بٹ گروپ کی بھی ہے اس وقت کہ وہ لوگ بھی کچھ سکون سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. اور دوسرا اتنا بڑا نقصان ان کی فیملی کا ہوا ہے اور پہلی دفعہ تیفی بٹ گروپ کا یہ نقصان ہوا ہے، سکون سے وہ بھی نہیں بیٹھے ہوں گے. اور قرآن پاک ایک دم سے جو ہے وہ اٹھا کے بلال جمشید صاحب سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر قسم کھاتے ہیں باقاعدہ طور پہ. پہلے شاہد صاحب سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے کہیں جذباتی کر کے تو انہیں یہ اتنا بڑا کام تو نہیں کروا لیا. اور دوسری بات کہ کیسر بٹ کی ایک سٹیٹمنٹ اس کے بعد سامنے آتی ہے کہ بلال جمشید جن چیزوں کو گھما کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تیفی بٹ نے جو بات کی تھی اس کو بڑھا رہے ہیں آگے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ شاہد بھائی آپ کا وہ جو انٹرویو ہے بڑا وائرل ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا لیا. کیا آف دا ریکارڈ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ قرآن پاک اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنے نازک جو سینسٹیو میٹر ہے اس پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. یہ سب سے پہلے انہوں نے انٹرویو سما کو دیا ہے تو مجھے ان کی کال آتی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نا یہ کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ آ جائیں. میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں تو وہ بیٹھتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، وہ جو بیکری کا سامان ہوتا ہے وہ کافی سارا رکھتے ہیں آگے، بات چیت چلتی رہتی ہے. تو یہ وہ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات سدرا بندیشہ کو بھی بتائی ہے جو چودھری سعید کے بیٹی ہے فیصل آباد میں
चौधरी लियास जट की भतीजी, काफ़ी बड़े वो दुश्मनदार घराने की बच्ची है, हमारी बहन है छोटी। तो उसके बाद उन्होंने एक और बंदे का नाम मेंशन किया कि एक मेरा दोस्त है, उसका नाम मेंशन किया, कासम चौधरी का, वो रेंट का काम करते हैं, उनसे बात भी हुई हमारी वॉइस पे। और एक यूट्यूबर का भी उन्होंने नाम मेंशन किया कि वो भी इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं, तो उनके यूट्यूब पे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी सीरियल वाइज प्रोग्राम भी चलते रहे हैं। तो एकदम से जो है वो बातें करते करते उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ लिया। तो मैंने उनसे पहले ये बात की कि आप ये कुरान पाक उठाने की रीज़न बताएं। उन्होंने कहा जी कि ये मुझ पर ये एक चीज़ आयद की गई है, एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं तीफी भट्ट साहब की जानिब से कि मैं ये बात को कुरान पाक पर हलफ दे के क्लियर करूं कि ये बात सच है या झूठ है। तो मैं इसमें इस जगह पर जो है ना, अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक फरमान है जो मैं आपको कोट करना चाहता हूँ कि बिला वजह जो सच होता है ना वो फसाद होता है। ये बात मैंने उनसे भी की और आपके चैनल के तवस्सुल से सब आवाम तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि ये बिला वजह जो सच है ना ये फसाद होता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि अब जब ये सब लोग जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, और एक काफ़ी यानी कि बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है इस पे कि ये बात सुलह की तरफ चली जाए। और जैसा कि सबसे पहले इस सुलह के जो मौजूब हैं, बानी हैं, ये खुरम पाशा साहब हैं, इन्होंने बड़ी ज़्यादा कोशिश की और सबको बिठा कर ये बात समझाई कि यार अगर हम जैसे लोगों की तरफ से ये बात हमारे मुंह से निकले तो अल्लाह करे ये सुलह हो जाए। सुलह एक्चुअली होनी है उन दोनों घरों की। हम लोग कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे लोगों के में ये अनारकी फैल जाए या मतलब कि लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। उन्होंने कुरान मजीद उठा के कैसर भट्ट पे इल्ज़ाम लगाया और इस बात को क्लियर किया कि ये मुझ पर ये बात आई थी और नईम शाह पर बात आई थी। नईम शाह जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं है, तो वो भी आएंगे तो वो भी कुरान पाक पे हाथ रख देंगे। तो उन्होंने कहा ये कहना था कि मैंने समा पे भी कुरान पाक पे हाथ रख के बात की थी, तो समा वालों ने ये बात नहीं चलाई। ठीक है, तो लिहाजा उनका मौक़िफ़ था वो हमने चला दिया। तो उनकी अब सवाल आता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। जैसा कि पाशा साहब ने भी बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सेम, यानी कि इस बात से हटकर वो यही बात कर रहे थे, कैसर भट्ट साहब, कैसर भाई, कैसर मेरा भाई है, 25 साल पुराना रवाबित हैं, दोस्ती है, इकट्ठे पढ़े हैं, मोहल्ला करीब था, दोनों मिलते जुलते थे। और 3 माह का ताल्लुक़ तीफी भट्ट के साथ बताया है और 3 माह का ताल्लुक़ मीर बलाज जो मरहूम है उनके साथ बताया। इसमें हम सब को बड़ी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का मुजाहरा करना होगा। मैं सिर्फ मैं हूँ, आप हूँ, हम ये कहें कि जी हम ऐसी बात करते हैं जिससे हमें व्यूअरशिप मिल जाए, वो चीज़ गलत है। हम सब को, और ये मेरा एक पैगाम भी है अपने सारे उन दोस्तों भाइयों के लिए भी कि जो इस केस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो खुदारा ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन को भी ना दें और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे कोई इंतशार पैदा हो। आप इस दुश्मनी की हसासियत को समझें, इसके आने वाले नुकसानात को समझें। और मैं क्यों चीख के ये बात हर दफ़ा कर रहा हूँ कि दुआ करें सारे कि दुश्मनी का खात्मा हो और सुलह की तरफ मामला जाए, वरना इसमें बहुत सारे नुकसानात आने वाले वक्त में नज़र आ रहे हैं। इसमें ख़ानदान तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हम सब को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा पैगाम दें कि जिससे इंतशार ना फैले। हम ये कहें, इसके लिए दुआ गो हों कि इन घरानों में भी सुलह हो और सिर्फ इनमें नहीं, सब दुश्मनदार घरानों की दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए ताकि लोग अमन मान की एक ज़िंदगी बसर कर सकें। अमन मान की ज़िंदगी बसर कर सकें। बिल्कुल, आपने जामे गुफ्तगू सुनी, मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।